हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 9 मार्च से शुरू होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध है 28 के साथ में, उसी प्रकार से 6 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 28 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 से यहाँ पर 28 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, यहाँ पर इस 4 का किया गया है 7 गुना। तो यहाँ पर देखिए 4 का 7 गुना करेंगे तो बन जाएगा 7 चौका 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से 4 का 7 गुना करके यहाँ पर 28 लाया गया है, उसी प्रकार से 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए 6 का भी क्या कर देंगे, 7 गुना कर देंगे। तो 7 छिके कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 7 छिके 42। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इस मास्टर पीडीएफ सेट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर है। तो जल्दी से जाइए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 872 872 से बन रहा है 870 है। तो 872 से 870 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 872 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 870 है। फिर देखिए 870 से कितना बन रहा है 866 है। तो 870 से 866 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 870 में से क्या कर दें, -4 कर दें,
तो यहाँ पर बन जाएगा 866 है। फिर देखिए 866 से कितना बन रहा है, 860 है। तो 866 से 860 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 866 में से क्या कर दें, -6 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 860 है। फिर देखिए इसी प्रकार से 860 से कितना बन रहा है, 852 है। तो 860 से 852 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 860 में से क्या कर दें, -8 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 852 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 852 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे ये जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, -2, उसके बाद में -4, उसके बाद में -6, उसके बाद में -8, यानी कि यहाँ पर दो दो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। यानी कि पहले -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8। अब क्या हो जाएगा, -8 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा -10 है। यानी कि यदि हम 852 में से -10 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 852 में से हमें क्या करना है, -10 करना है। तो ध्यान से देखिए 852 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 842 है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 842 है। अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन के अंदर 842 दिया गया है। तो आंसर 842 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विषम का चयन करें। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने एक आकृति दी गई है और इस आकृति के अंदर आपको 4 लेटर दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए के अंदर लेटर दिया गया है वी, ऑप्शन बी में दिया गया है लेटर टी, ऑप्शन सी में दिया गया है लेटर एल और ऑप्शन डी में लेटर दिया गया है के। और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से विषम लेटर कौन सा है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत सिंपल है इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना। ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में हमें दिया गया है वी, वी मिलकर बना है 2 रेखाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। फिर क्या है, ऑप्शन बी में दिया गया है टी, तो टी भी मिलकर बना है 2 रेखाओं से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2। ऑप्शन सी में दिया गया है एल, तो एल भी बना है 2 रेखाओं से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2। फिर क्या है, ऑप्शन डी में है के, मेरे भाई ध्यान से देखिए के मिलकर बना है 3 रेखाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। अब यहाँ पर देखिए 3 तो क्या है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये यानी कि तीनों ऑप्शन के अंदर जो लेटर दिए गए हैं वो तो क्या है, समान है, यानी कि 2-2 तिलियों से बने हैं या फिर 2-2 रेखाओं से बने हैं। जबकि ऑप्शन डी के अंदर जो के लेटर दिया गया है ये बना है 3 रेखाओं से। तो इनमें से विषम लेटर हो जाएगा के, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो मेरे भाई तीसरे प्रश्न के अंदर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में LIKE को 6284 के रूप में और HAIR को 9578 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपको बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में LIKE इसको क्या लिखा गया है, तो LIKE इसको लिखा गया है 6284। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरे भाई, लाइक को लिखा गया है 6284। उसके बाद में बोला गया है कि HAIR इसको क्या लिखा गया है, तो HAIR इसको लिखा गया है 9578। और आपसे पूछा गया है कि आई के लिए कूट क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक शब्द दिया गया है और नीचे भी एक शब्द दिया गया है। इन दोनों शब्दों के बीच में आपको देखना है कॉमन लेटर। ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमें एक लेटर दिख रहा है आई, नीचे भी देखिए यहां पर हमें एक लेटर दिख रहा है आई। ये दोनों क्या है, कॉमन है क्या, इन सभी दोनों लेटर के अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है, तो नहीं सर, आई के अलावा कोई भी लेटर कॉमन नहीं है।
है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक संख्या दी गई है, यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है। दोनों संख्याओं के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 8, जबकि नीचे भी हमें दिया गया है 8। क्या 8 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन है? तो नहीं सर, 8 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए आई के लिए यहाँ पर भी कूट क्या है, 8 है। और यहाँ पर देखिए आई के लिए यहाँ पर भी कूट क्या है, 8 है। तो यहाँ पर भी आई के लिए कूट हो जाएगा 8 है। ठीक है मेरे भाई, अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर बिल्कुल, 8 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आई के लिए हमें कूट पूछा गया था कि आई के लिए कूट क्या होगा। तो आई के लिए कूट होगा 8। ठीक है, जो हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि प्रिंटर, कंप्यूटर और मशीन, इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे पास इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में। तो क्या प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि प्रिंटर अलग होता है, कंप्यूटर अलग होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे कंप्यूटर और मशीन के बीच में। तो क्या कंप्यूटर और मशीन के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, कंप्यूटर और मशीन के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो कंप्यूटर है ये एक प्रकार का क्या है, मशीन है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे प्रिंटर और मशीन के बीच में। तो क्या प्रिंटर और मशीन के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, प्रिंटर और मशीन के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो प्रिंटर है ये भी एक प्रकार की क्या है, मशीन है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए, इन तीनों शब्दों में कॉमन शब्द क्या है, मशीन। तो यहां पर देखिए पहला आरेख हम बनाएंगे मशीन के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेरे भाई एक लेटर यानी कि एक शब्द है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आप सभी को पता है, मशीन है। तो प्रिंटर आ जाएगा किसके अंदर, मशीन के अंदर है। इसी प्रकार से क्या बच गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी क्या है, एक मशीन है। तो यहां पर देखिए कंप्यूटर भी आ जाएगा किसके अंदर, मशीन के अंदर है। और मेरे भाई प्रिंटर और कंप्यूटर दोनों अलग हैं। तो यहां पर भी देखिए प्रिंटर और कंप्यूटर दोनों अलग हैं। यानी कि प्रिंटर, कंप्यूटर और मशीन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस टाइप का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है झारखंड में, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई शहर को, ऑप्शन बी है जयपुर शहर को, ऑप्शन सी है सूरत शहर को और ऑप्शन डी है कटक शहर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत के सूरत शहर को हीरो का नगर कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। माउंट सिप्पी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है फिलीपींस में, ऑप्शन सी है म्यांमार में और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। माउंट सिप्पी किस देश में स्थित है। तो मेरे भाई ये है फिलीपींस देश में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपके एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से लगभग 80% क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शून्य रेखा किस देश की सीमा के साथ जुड़ती है। ऑप्शन ए है भारत नेपाल की सीमा से, ऑप्शन बी है भारत और भूटान की सीमा से, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश की सीमा से और ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान की सीमा से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा के साथ जुड़ती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नियर बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत की दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है तेलंगाना में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। केरल राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ था केरल। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है पुणे का, ऑप्शन बी है जयपुर का, ऑप्शन सी है गोरखपुर का और ऑप्शन डी है नई दिल्ली का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत के जयपुर रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कुंटुम श्री मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कुंटुम श्री मिशन शुरू किया गया था केरल राज्य में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। जोग जलप्रपात बना हुआ है शरावती नदी पर। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली बार रबर की खेती किस राज्य में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि रबर की खेती किस राज्य में सबसे पहले की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में पहली बार रबर की खेती की गई थी केरल राज्य में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्न में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मुंबई शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु का, ऑप्शन बी है गुजरात का, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश का और ऑप्शन डी है
महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है गुजरात राज्य का। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।